आईएएस की तैयारी कर रहे, आईएएस बनने का सपना देख रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात करें, तो स्किल डेवलपमेंट का कितना रोल हो सकता है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने सिर्फ़ पढ़ाई की और अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया है, तो इसमें सक्सेस पाने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन अगर आपने थोड़ी कम भी पढ़ाई की है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट आपकी तगड़ी है, मतलब कि आपको ये पता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मेंस में को आंसर कैसे लिखे जाते हैं, इंटरव्यू में रिप्लाई कैसे किया जाता है, तो आप औरों से बहुत बेहतर होंगे और आज आप एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट सिचुएशन में होंगे। जिनके पास स्किल डेवलपमेंट की कमी होती है, वो डरे हुए होते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी चांस नहीं लेना है। स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल तगड़ी रखनी है और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोसेस है, ये कंटीन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती। अभी आज हम लोग प्रीलिम्स पर बातें करने वाले हैं। अभी उसको लेकर आप जानते हैं हम इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल डेवलप करें कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा लग सके कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या होती है और अलग-अलग टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें किस तरीके के से सॉल्व किया जाए सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, ताकि एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब सामने आए, तो हमें बिल्कुल दिमाग में वो सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस दौड़ जाए कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मैंने सीखे हैं कि सॉल्व करना है और इस पर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगें और आके हमारी मदद करें उसको सॉल्व करने में। और स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यूपीएससी जिस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछता है, वो उलझाने वाला होता है। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको डायरेक्टली वो बुक्स में मिल जाएँगे। स्किल डेवलपमेंट इसी से आपको बाहर निकालता है। आपको ठीक से नहीं भी पता है, तो आपकी उस उलझन को सुलझा देगा। और कई जगह तो ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्वेश्चन के बारे में, फिर भी स्किल डेवलपमेंट की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अपना तरीका है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पर बातें कर रहे हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आपको कि हम लेकर बातें करेंगे। अभी हम लोग 2019 के क्वेश्चन पर बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम काफ़ी क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं। आज फिर एक क्वेश्चन पर बातें करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने को लेकर मैंने 3 बातें आपसे कही थी। सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। वो उन उसकी एक रीज़नेबल स्पीड क्या हो, इस तरीके से होना चाहिए कि वो हमें समझ में आ जाए। और दूसरी बात होती है उस पर सोचने की। ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप सोचते कैसे हैं उनके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके ऊपर, किस तरीके से आप आंसर तक पहुँचते हैं सोचकर, ये। और अगर आपने सही तरीके से सोचा तो सॉल्व फिर हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो समझना और सोचना ये सबसे बड़ी कला है। तीसरी बात तो सॉल्व करना ही हो जाता है। सोच लिया आपने सही तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा। तो मेनली आप ये 2 पार्ट समझें। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लेकर कि किस तरीके से इसको समझा जाए, किस तरीके से इस पर सोचा जाए। पढ़ने का कुछ-कुछ अपना पैटर्न है, आप कुछ यूनिक चीज़ें ढूँढ सकते हैं जिससे आपका समय बचेगा एग्ज़ाम में और सोचने का एक तरीका भी होगा कि और आप सही समय से सॉल्व भी कर पाएँगे। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात होती है 100 के 100 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने नहीं होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो
आपकी जो रेंज है, वो तो पहले फ़िक्स होनी चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रैटेजी में बात कर चुके हैं और आगे भी करेंगे कि एक रेंज होनी चाहिए कि इतना मुझे सॉल्व करना है। अभी कट ऑफ की बात करें अगर प्रीलिम्स की तो कितनी जाती है? हार्डली अभी जो है वो 90 से नीचे ही रह रही है जब से नया पैटर्न आया है। कितना भी बुरा स्थिति हो जाएगा, तो अभी कुछ सालों तक 4-5 साल की आप बात करें, तो मुझे लगता है क्वेश्चंस टफ ही होने वाले हैं समय के साथ में, इसलिए कट ऑफ भी लो ही रहने वाला है। फिर भी अगर आप 50 क्वेश्चन सही-सही सॉल्व कर लेते हैं, तो आप सेफेस्ट साइड पर हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। फिर भी आप डायरेक्ट उतने पे नहीं रुक सकते, थोड़ा एक्सटेंड करना है तो उसके आस-पास आपको रहना है। तो आपको एग्ज़ाम में समय मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा धड़फड़ी में भी आप ना रहें कि एकदम इतना स्पीड में पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो एक रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए प्लस कुछ ट्रिक्स होने चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ उसका तरीका होना चाहिए। जैसे कि बात करें कुछ चीज़ें आप जगह पे आप समय बचा सकते हैं। जैसे जहाँ भी आप क्वेश्चन में कंसीडर देखें तो कंसीडर के साथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर कंसीडर लिखा हुआ है, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट साथ में रहेगा, तो इतना समय क्यों खराब करना? सीधा कंसीडर पढ़िए और इधर देखिए स्टेटमेंट्स, आगे कुछ है तो ठीक, नहीं तो यहाँ देखा उसके बाद तुरंत आपको यहाँ आना है। इज़ आर करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है? व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव, इसको पढ़ने में बिल्कुल अपना समय खराब ना करें। ये सब में ऐसा ही रहेगा व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ आर करेक्ट या इज़ आर इनकरेक्ट। ज़्यादा क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार यहाँ पर देख लें। तो कंसीडर स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट पूछ रहा है। अब आइए ऑप्शन पर। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट इज़ ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज़। अब सोचने की बारी आती है कि आप सोचेंगे कैसे? यहाँ क्या पूछ रहा है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है कि बाहर से जो भारत कर्ज लेता है, उसका जो ज़्यादातर पार्ट जो है, मोस्ट पार्ट कहा जा रहा है कि कौन लेता है? गवर्नमेंटल एंटिटीज़, या यूँ समझिए कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बाहर से सबसे ज़्यादा कर्ज लेते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, तो क्या यार ये ठीक है या नहीं? अब इस पर आप सोचेंगे कैसे? देखिए, सोचने के क्राइटेरियाज़ कई हैं। सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा और उससे भी बड़ी बात आपको यूपीएससी के माइंड को समझना पड़ेगा कि उसने अगर क्वेश्चन दी है, तो वो कैसे चाहता है कि हम कैसे सोचें? उसका माइंड कैसा है? यूपीएससी के माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी अच्छे से जानता है कि आपकी उम्र क्या है, ये सब बातें हटाइए। यूपीएससी अच्छे से जानता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की एनवायरनमेंट क्या होती है। वो किस तरीके से पढ़ाई करता है, क्या पढ़ता है और उसकी नॉर्मल एनवायरनमेंट क्या होती है। वो उसको एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जो प्रैक्टिकली सोच सके, इसीलिए वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो एप्लाइड फॉर्म में पूछता है। आप इस पर कैसे सोचेंगे? तो वो जानता है कि आप किस कंडीशंस में हैं, तो आप जैसे-जैसे सोच सकते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया हो सकती है, वो उसी हिसाब से फ्रेम करेगा। इससे आपके सोचने का दायरा क्या होगा? जैसे यहाँ मान लें कह रहा है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट एंटिटी लेते हैं। अब आपसे एक सवाल है मेरा, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको, कि भारत में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ही कितने? अगर प्राइवेट से कंपैरिज़न किया जाए, तो आप बताइए कि हैं कितने? अब इसके लिए आपको बहुत दूर जाके सोचने की ज़रूरत नहीं, अपने आस-पास देख लीजिए। बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। आप बताइए आपके शहर में आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? देखिए और भी सोचिए। ज़्यादातर प्राइवेट लोग नर नौकरी देते हैं या सरकारी लोग ज़्यादा नौकरी देते हैं? कौन-सी नौकरियाँ ज़्यादा हैं? अपने मोहल्ले के आस पे आपके आस-पास लोग होंगे, तो उनमें देखिए कि कितने लोग, अगर 10 लोग आपके आस-पास जान-पहचान में, देखिए 10 में से कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं और कितने कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, किसी टाइप का प्राइवेट काम। बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये सोचने के कि प्राइवेट ज़्यादा है या गवर्नमेंट ज़्यादा है। अगर प्राइवेट ज़्यादा है, आप
इंडस्ट्री को देखिए, कितना इंडस्ट्री है। तो ऐसे आप नॉर्मली ऐसे ही सोच सकते हैं कि प्राइवेट तो भरा पड़ा है, गवर्नमेंट है ही कितना। तो जब ना के बराबर है प्राइवेट के कंपैरिजन में, तो अगर कर्ज लेने की बात आएगी, तो कौन ज़्यादा कर्ज लेगा? नॉर्मल सा सिंपल सा सवाल है और इसी में आंसर छुपा हुआ है। बड़े आसानी से आप समझ जाएँगे। तो अब आप बताइए, जब ये बिल्कुल क्लियर है कि प्राइवेट ही ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ कितना कर्ज लेंगे? ज़्यादातर कर्ज गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के पास कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा, ऑल ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट इज़ डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। कहा जा रहा है कि भारत जो बाहर से कर्ज लेता है, वो सारा का सारा किसमें लेता है? यूएस डॉलर में लेता है, किसी और करेंसी में कहा जा रहा है कि लेता ही नहीं। अब इसको कैसे सोचा जाए? बड़ा आसान तरीका है। बड़े आराम से यही आपको देखिए सोचने की टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी। यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसे मैं पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहता हूँ। आपको प्रैक्टिकली सोचने की कि पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे कनेक्ट करें। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या इंडिया का रिलेशन सिर्फ यूएस के साथ है? फॉरेन फॉरेन रिलेशन की बातें करें, तो क्या इंडिया का रिलेशन सिर्फ यूएस के साथ है और किसी कंट्री के साथ नहीं है? अभी रिपब्लिक डे में कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, यूएस के तो नहीं आए थे अभी। क्या इंडिया का जापान से रिलेशन नहीं है? क्या इंडिया का ब्रिटेन से रिलेशन नहीं है? क्या इंडिया का यूएस छोड़ के और किसी देश से रिलेशन नहीं है? आप ऐसे सोचिए, सिंपल। तो जब है, तो फिर क्या इंडिया दूसरों से कर्ज नहीं ले सकता है या नहीं लेता होगा? क्या क्या दुनिया में मैं कहूँ एक ही यूएस करेंसी ही है? यूएस डॉलर ही है करेंसी के रूप में, और कोई करेंसी नहीं है? तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे, तो बड़े आसानी से आप कंक्लूजन पर आ जाएँगे कि ऐसा नहीं। और अगर सारे कर्ज मान लीजिए कि यूएस डॉलर में ही इंडिया लेगा, अब कोई देश है जिसके साथ इंडिया रिलेशन रखना चाहता है, वो कहता है कि हम चाहते हैं कि एक दूसरे की करेंसी हो ट्रेडिंग के लिए, आप मेरा करेंसी लें, हम आपका करेंसी लेंगे। तो उनसे रिलेशंस बनेंगे कैसे? नहीं बन पाएँगे रिलेशंस। इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं बन पाएँगे। तो फिर हमारी फॉरेन रिलेशन मजबूत कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे? तो क्या इंडिया ऐसा रिस्क ले सकता है? तो इस तरीके से आपको लोकल पैटर्न पर अलग-अलग तरीके से कॉमनली सोचना पड़ेगा। इसको एकदम नीचे ले आइए। ये तो चलिए इतनी बड़ी बातें मैं कह रहा हूँ। अब मान लीजिए आप हैं, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक? अब बिज़नेस बढ़ाने के लिए आपको पार्टनर्स की ज़रूरत है। आपने एक के साथ पार्टनरशिप की, तो उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपने स्थापित कर लिए कि हम लोग ऐसे-ऐसे करेंगे। अब आप चाहते हैं कि एक और पार्टनर हो, आपको और पार्टनर्स की ज़रूरत है। अब ये पार्टनर आपका कह रहा है कि नहीं, तुम मेरे अलावा किसी से पार्टनरशिप नहीं करोगे, अगर किया तो हम तुमको ये छोड़ के चले जाएँगे, ऐसे करेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या सिर्फ़ आप एक ही रिलेशन बनाते हैं? कि अगर आपको बिज़नेस को स्केल अप करना पड़ेगा या आपके साथ कोई इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस लाद देगा, तो क्या आप उसके साथ काम कर पाएँगे? या आप नॉर्मल रिलेशंस में बातें कीजिए। क्या कोई एक रिश्ता आपका कहे कि दूसरे रिश्ते को छोड़ दो, मेरे लिए सब रिश्तों को छोड़ दो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? और अगर ऐसा करते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है। तो नॉर्मल लेवल पर जब ये सब बातें हैं, तो क्या इंडिया इस तरीके का रिस्क लेगा कि सिर्फ़ यूएस के साथ डॉलर में यूएस डॉलर के साथ ही अपना रिलेशन रखे, बाकी किसी करेंसी को तरजीह ही ना दे, इम्पोर्टेंस ही ना दे, तो क्या चल पाएगा? इस तरीके से देखिए आप किस चीज़ को कहाँ तक ले जा सकते हैं। सोचने के आपको नए-नए पैटर्न्स डेवलप करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं सोचने का तरीका, स्किल डेवलपमेंट। इस पैटर्न पे अगर आप सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि दुनिया में एक ही करेंसी है, क्या फॉरेन रिलेशंस एक ही के साथ इंडिया का है। इस तरीके से आपको इस तरीके से लोकल लेवल से लेके
टॉप लेवल तक अलग-अलग तरीके से जहाँ से भी आपको सबसे मजबूत कड़ी मिल जाए कि आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। इस पर भी आप सोचेंगे तो ये स्टेटमेंट भी आपको गलत हो जाएगा और मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्नीक डेवलप करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक so very good care of yourself. See you soon. Thank you so much. Have a nice day.